हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स, जिसमें हमने कुछ सेट्स अब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है हमारा सेट नंबर क्यू। तो आई होप सो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छे लग रहे हैं तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आज का, हु रोड द बुक। जो एक पुस्तक है जिसका नाम है देशेर कथा। देशेर कथा नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, ये पूछा गया है यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर। तो इसका जस्ट मिनट, हम ये ले लेते हैं पेन को, ठीक है। ओके, देशेर कथा जो है वो किसने लिखी है ये पूछा गया है। तो देशेर कथा लिखी है, दैट इज सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर, सखाराम गणेश देवस्कर। इन्होंने लिखी थी ये बुक, ठीक है। और ये बुक जो है बेसिकली लिखी गई थी किसके सजेशन पर। ये अरविंदो घोष जो थे, सो नॉट अरविंदो घोष, दैट इज श्री अरविंदो अरविंदो उनकी सलाह पर जो है ये सखाराम गणेश देवस्कर ने ये बुक जो है बेसिकली लिखी थी। और ये बुक जो है बेसिकली आपको डिस्क्राइब करती है ब्रिटिश काल के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशंस इन इंडिया के बारे में। मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स की जो नीति थी जिसके अंतर्गत वो भारत के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब जो था भारत का, मतलब जो एक कहा जाता था ना भारत जो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसका जो खनिज पदार्थ थे उन सब का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसका शोषण किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने किया है उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर थोड़ा सा व्याख्यान किया गया है। और ये बुक जो है पब्लिश होती है 1904 के अंदर, ठीक है, 1904 के अंदर इन द मंथ ऑफ जून में ये पब्लिश की जाती है, ठीक है। और इसका बहुत ही ज़्यादा एक प्रभाव देखने को मिलता है कहाँ पर, बंगाल के लोगों पर। जो बंगाल के निवासी थे, पीपल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के पीपल जो थे, पीपल ऑफ या इसे लिखिए, पीपल्स ऑफ बंगाल, बंगाल जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है इस पुस्तक का, ठीक है। और देखिए, जब कोई चीज़ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने लगती है तो क्या होता है कि जो एक डिक्टेटरशिप टाइप की जो एक गवर्नमेंट चल रही होती है वो उस चीज़ पर बैन करने की कोशिश करती है, डेफिनेटली करती है। देखिए 1904 में तो ये बुक पब्लिश हुई थी, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये पता लगता है कि भाई, आभास होता है कि इस बुक का जो इफ़ेक्ट है वो बंगाल के युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उससे के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, बेसिकली रोकने के लिए 1910 के अंदर, 1910 के अंदर इस बुक को क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। और इसकी जितनी भी कॉपीज़ थी वो सारी क्या कर दी जाती हैं, मतलब जितनी भी बुक्स थी मार्केट में या जहाँ कहीं भी थी सबको कलेक्ट करके उनको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देशियर कथा नामक जो पुस्तक है वो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। देखिए बिहार के अंदर ना एक न्यूज़पेपर छपा करता था जिसका नाम था सर्चलाइट। उस सर्चलाइट न्यूज़पेपर के जो एडिटर है वो कौन है ये पूछा गया है। बेसिकली ये जो न्यूज़पेपर है सर्चलाइट, ये एक बाई वीकली है। बाई वीकली का मतलब हो गया कि हफ्ते में 2 बार ये पब्लिश हुआ करता था, ठीक है। इन अगर जो बात करें 1918 के अंदर ये पब्लिश हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद ये 1920 के अंदर आते आते, मतलब 18 में तो बाई वीकली था, हफ्ते में 2 बार होता था, और 1920 आते आते ये पेपर जो है वो ट्राई वीकली हो गया, मतलब हफ्ते में अब 3 दिन ये छपा करता है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ, मतलब 1920 के बाद फिर हम बात करें 1930 की, जो 1930 का जब टाइम पीरियड आता है तब ये डेली न्यूज़पेपर बन गया। जैसे आज की डेट में भी बहुत सारे मतलब मोस्टली न्यूज़पेपर जो है वो डेली पब्लिश होते हैं, तो उसी तरीके से 1930 में जो ये सर्च लाइट में आपका न्यूज़पेपर था, 30 तक आते आते ये डेली पब्लिश होने लग गया। शुरुआत होती है वीकली से, फिर ट्राई वीकली एंड देन इस तरीके से, ठीक है। अब इसके जो फाउंडर थे, बात करें अगर जो फाउंडर की, कि सर्च लाइट नाम का जो ये न्यूज़पेपर है इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर थे इसके
फाउंडर की जब हम बात करते हैं तो इसमें नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है साथ में। इनके साथ थे सईद हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। तो राजेंद्र प्रसाद जी और सैयद हसन इमाम, इन दोनों ने मिलकर ये सर्च लाइट नाम का जो न्यूज़पेपर है बिहार के अंदर शुरू किया था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये बिहार में शुरू हुआ था, मतलब बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके यूपी में नहीं आएगा। भाई यूपी में आ सकता है, भाई क्यों नहीं आ सकता भाई, वो आज़ादी से पहले जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, वो चाहे यूपी का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, कहीं का भी हो, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे बिहार लिखा है तो ये क्वेश्चन बिहार का है, बिहार के एग्जाम में आएगा, यूपी के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक दो नाम है बेसिकली अगर जो हम बात करें। एक नाम था सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद। ये दो वो व्यक्ति थे जो फर्स्ट आपके एडिटर थे इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के। और इसमें एक नाम आता है साथ में मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद जी जो थे, ये सबसे लंबे समय तक लॉन्ग सर्विंग एडिटर रहे हैं, लॉन्ग सर्विंग एडिटर रहे हैं इस पूरे न्यूज़पेपर के, सबसे लंबे टाइम तक ये एडिटर रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यूज़पेपर जो है वो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये आज़ादी से पहले भी था और आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद भी ये न्यूज़पेपर आपका कुछ टाइम तक चलता रहा है। ठीक है, और 1928 के अंदर हम बात करें अगर जो इन पर्टिकुलरली हम बात करते हैं अगर जो 1928 की, तो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू, तेज नारायण सप्रू और शरद चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने डिफेंड किया था इस पेपर को इन द कोर्ट। पर देखिए इस पेपर में कुछ ऐसे, मतलब देखिए इसे चला कौन रहा था, फाउंडर कौन था, फाउंडर थे वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और एडिटर जो थे वो भी उसी से संबंधित थे। तो डेफिनेटली ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ कुछ चीज़ें अपनी छापा करते थे। तो इसके खिलाफ 1928 में कुछ कोर्ट में केसेस होते हैं, और उस केसेस के अंदर जो मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, तेज नारायण सप्रू और शरद चंद्र बोस जो है बेसिकली वो इस न्यूज़पेपर के डिफेंस लॉयर के तौर पर कोर्ट में आते हैं, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बेसिकली इस पर न्यूज़पेपर पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है। तो होता है ना कि एक पक्ष का वकील है, एक विपक्ष का वकील है, तो जो पक्ष वाला पार्ट है उसमें ये तीनों लोग कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक मिनट, हु वाज द एडिटर सर्च लाइट इन द बिहार के अंदर जब बात करी गई है, तो बिहार के अंदर यहाँ पर कौन थे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पर बिहार के अंदर यही है, ये करेक्ट आंसर यही होगा आपका। ठीक है, बिहार के यही व्यक्ति हैं, मुरली मोहन प्रसाद, सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, हमने बहुत सारी बातें कर ली बट आंसर छूट गया था, तो ऑप्शन नंबर सी ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर वो रहेगा आपका। बिहार के अंदर ये एडिटर थे आपके। ठीक है, सबसे लंबे टाइम तक ये चलते रहे थे। ठीक है, अब इसमें एक और नाम मेरे को ध्यान आ रहा है, वो नाम था जब आज़ाद हो चुके थे हम 1947 के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम बात करें, तो इसके जो एडिटर थे वो थे उनका नाम था TJS जॉर्ज। ठीक है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है इन केस कभी पूछा जाए कि सर्च लाइट के जो न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, वो थे TJS जॉर्ज। ठीक है, जो कि अरेस्ट हो जाते हैं बाद में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, मतलब 1976। देखिए 1976 तक ये न्यूज़पेपर चलता आ रहा है। ठीक है, सर्च लाइट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुरली मोहन प्रसाद। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो INC का कांग्रेस कौन से, जो कांग्रेस आज की डेट में यहाँ पे है, उसके जो फाउंडर है वो कौन है, A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A.O. ह्यूम की हम बात करें तो इनका पूरा नाम है, दैट इज एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो ये नाम भी कई बार अगर जो फुल फॉर्म में पूछा जाए कभी, या किसी ऑप्शन में इस तरीके से फुल फॉर्म दिए गए हों तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और INC की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। ठीक है, और ये जो A.O. ह्यूम है ये कौन है बेसिकली, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ही इज़ द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। ठीक है, जो IAS PCS वगैरह होते हैं वो है, एक रिटायर्ड सर्वेंट है ब्रिटिश की तरफ से, मतलब अंग्रेजों की तरफ से ये एक रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर है। ठीक है,
और इसकी जो पहला सेशन होता है आईएनसी का, फर्स्ट सेशन आईएनसी का जो होता है वो आपका दिसंबर के अंदर होता है, दैट इज़ इन 1885 के अंदर, ठीक है। और कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर। और वहाँ पर इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दैट इज़ द डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और डब्ल्यू.सी. क्या है यहाँ पर? वोमेश चंद्र चुंदर, दैट इज़ वोमेश चुंदर बैनर्जी, ठीक है। उमेश चंद्र बैनर्जी जो है वो पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये बात रही है आईएनसी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बहुत सारे सेशंस हैं, उसके बारे में हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट? ये किसने कहा था स्वराज इज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा या लेकर रहूंगा या प्राप्त करूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात कर रहे हैं तो बाल गंगाधर तिलक को आमतौर पे मतलब एक लोकल नेम या उसे कहते हैं ना पेट नेम, वो कहा जाता था। लोकमान्य के नाम से इन्हें लोकमान्य के नाम से इन्हें पुकारा जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। और इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 के अंदर, ठीक है, रत्नागिरी के अंदर, रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म होता है। और इनसे संबंधित अगर जो हम बात करें, इनके दो न्यूज़पेपर थे। एक न्यूज़पेपर था केसरी, केसरी, ठीक है। और केसरी न्यूज़पेपर जो था ये मराठी न्यूज़पेपर था, दैट इज़ इन मराठी लैंग्वेज के अंदर था। और दूसरा था मराठा, मराठा न्यूज़पेपर था जो वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर न्यूज़पेपर था ये, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़पेपर को आपको ध्यान रखना है। और साथ में अगर जो हम बात करें तो ये होम रूल लीग जो 1900, होम रूल लीग, ठीक है, उससे संबंधित है, जो कि 1916 के अंदर हुई थी। और इन्होंने जो कमान संभाली थी होम रूल लीग की, वो कहाँ पे संभाली थी? दैट इज़ इन बेलगाम के अंदर, बेलगाम के अंदर। और इनके साथ और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इन्होंने होम रूल लीग के अंदर पार्टिसिपेट किया था इन द मद्रास के अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पर ये अप्रैल के अंदर होता है और ये यहाँ पर सितंबर के अंदर, सितंबर 1916 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से एक और चीज़ आती है, दैट इज़ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है वो भी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, दैट इज़ इन 1916 के अंदर ये होता है। जो कि आईएनसी, दैट इज़ आईएनसी और आपका मुस्लिम लीग, ठीक है। तो आईएनसी की तरफ से थे बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों के बीच में एक होता है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, जिसके तहत ये होता है कि भाई जो आज़ादी की लड़ाई है वो हम मिलकर लड़ेंगे आपस में, मतलब आपस में न लड़कर हम इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कंबाइन करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो हम लड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और साथ में इनके साथ में एक आती है, इन्होंने एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तहत इन्होंने एक कॉलेज बनवाया था पुणे के अंदर, ठीक है। और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसे कहा जाता है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट के नाम से एक बुक है, ठीक है, जो वैलेंटाइन ने लिखी थी। और इस बुक के अंदर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा है। और उसी बुक के अंदर इनको बाल गंगाधर तिलक को ये नाम से संबोधित किया गया है कि फादर ऑफ इंडिया, इंडियन अनरेस्ट के नाम से। उसी जो इंडियन अनरेस्ट के नामक जो पुस्तक है उसके अंदर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी रिलेटेड विद द बाल गंगाधर तिलक जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि जो एक आपका लाल, बाल, बाल और पाल, ये तीन वर्ड होते हैं। लाला लाजपत राय, बी से बाल गंगाधर तिलक और पाल से दैट इज बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायो कॉम्बिनेशन है उसमें से एक व्यक्ति है ये बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि इन्होंने को एक टाइटल मिला था नाइटहुड का। तो इन्होंने वो जो नाइटहुड का टाइटल है वो क्या कर दिया था, गिव अप कर दिया था, मतलब उसको त्याग दिया था, कह दिया था कि भैया अब हमको ये टाइटल नहीं चाहिए आपका। क्यों? उसका कारण क्या था? देखिए, एक घटना होती है। देखिए, अगर जो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पहले थोड़ा सा सॉरी, ये क्या हो गया, आगे हो गया, इसको पीछे कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको ये पहले
फर्स्ट एशियन व्यक्ति हैं, एशिया से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ जो है जीतने वाले ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं। और ये कब मिला था इन्हें नोबेल प्राइज़? 1913 के अंदर मिला था, ठीक है। और इन्हें जो, ये तो नोबेल प्राइज़ की बात हो गई। और इन्हें जो ये नाइटहुड का टाइटल है, नाइटहुड का टाइटल इन्हें 3 जून को, 3 जून 1915 को, मतलब ये आपको नोबेल प्राइज़ मिला, उसके 2 साल बाद इनको मिलता है नाइटहुड का टाइटल, ठीक है। और ये टाइटल दिया जाता है बेसिकली इनका जो योगदान था लिटरेचर के फील्ड में, उसके लिए इनको प्रोवाइड किया गया है। अब इन्होंने जो ये नाइटहुड का टाइटल है, इन्होंने ये वापस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये कब हुआ था? दैट इज़ इन 1919, 1919 के अंदर ये हत्याकांड होता है, मैस्करेज बेसिकली। तो उसके विरोध में बेसिकली ये वापस कर दिया जाता है, मतलब ये जो टाइटल था, ठीक है। और अगर जो हम बात करें यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर की ना 2 इम्पॉर्टेंट बेसिकली क्रिएशन है जो कि 2 देशों की नेशनल एंथम बनी है। एक है जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि भारत का, मतलब भारत का क्या है, नेशनल सॉन्ग है। एक है बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उसका नाम क्या है बांग्लादेश के जो नेशनल एंथम है? दैट इज़ द अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो इस तरीके का जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। और एक बात अगर जो हम बात करें, जो श्रीलंका है, श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की जो क्रिएशंस हैं, जो उनकी पोइट्रीज हैं, उनसे इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। Which revolutionary were hanged in the काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको काकोरी ट्रेन रॉबरी केस के अंदर जो है फांसी पे लटका दिया गया था, यह पूछा गया है यहाँ पर। तो वो थे आपके काकोरी रॉबरी केस के अंदर जो बेसिकली अगर जो हम बात करें ना इस केस की, जो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस था, इसके अंदर जो ग्रुप इन्वॉल्व था बेसिकली, वो ग्रुप था आपका HRA, ठीक है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि बाद में, मतलब शुरुआत में तो यही था, HRA के नाम से जाना जाता था, बाद में ये बन गया HSRA। दैट इज HSRA क्या हो गया? ये हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मतलब यहाँ पर जो सोशलिस्ट वर्ड है वो ऐड हो जाता है इसके पूरे नाम में, ठीक है। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, लीड किया जाता है किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसे लीड किया जाता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल थे यहाँ पर लीड करने वाले, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा लीड किया जाता है इस पूरी काकोरी ट्रेन की जो घटना थी, इसको लीड किया जाता है बेसिकली। और ये घटना होती है दैट इज इन 9 अगस्त 1925 के अंदर, ठीक है। तब ये एक्चुअली काकोरी है कहाँ पर? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, काकोरी जो है लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश की कैपिटल, उसके आउटर एरिया में जो बेसिकली कस्बा है उसे कहा जाता है काकोरी। तो वो एक जगह है बेसिकली लखनऊ के पास में, तो वहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है, ठीक है। और इस घटना के अंदर अगर जो हम बात करें और कौन कौन इन्वॉल्व था, जैसे थे राजेंद्र लहरी, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, और सचिंद्र बख्शी, केशव चतुर्वेदी, और मुकुंदी लाल गुप्ता, ठीक है, मुकुंदी लाल गुप्ता, या फिर आप एक नाम है बनवारी लाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो कि आपके काकोरी ट्रेन रॉबरी केस से संबंधित है, इनका नाम इन्वॉल्व है। इस केस जो ट्रेन लूटी गई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ये जो इस ट्रेन के अंदर क्या आ रहा था? पैसा आ रहा था, मनी आ रही थी, ठीक है। तो उस पैसे को जो ये आपके फ्रीडम फाइटर्स थे वो लूटना चाहते थे, ताकि वो अपना जो आंदोलन चला रहे हैं उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो खर्चा होता है, उसके लिए उनको सहायता मिल सके उन पैसों से, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और इस घटना के बाद लगभग 43 जो आपके क्रांतिकारी वीर थे उनको क्या किया गया? अरेस्ट कर दिया गया, जिनके ऊपर, मतलब जिनमें से 15 को जो है अक्यूज को, मतलब छोड़ दिया गया। देखिए 43 अरेस्ट किए गए, जिसमें से 15 आपके छूट जाते हैं बिकॉज उनके खिलाफ जो है कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता है, ठीक है। और बाकियों को अंडर ट्रायल जो है उनके ऊपर केसेस चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको
सज़ा मिलती है। और सज़ा मिलने वालों में जिनको फांसी की सज़ा मिली, ठीक है, फांसी की सज़ा वाले जिनको डेथ की सज़ा मिलती है, उनमें से कौन कौन से लोग थे? वो लोग थे, क्वेश्चन आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर पूछा गया है हैंग, जिनको फांसी की सज़ा दी गई, वो कौन कौन से लोग थे? वो लोग थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जो थे सॉरी, और ठाकुर रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह थे यहाँ पर साथ में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी बोल रहा हूँ मैं आपके साथ में, ठीक है। ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लहरी, ठीक है, राजेंद्र नाथ लहरी थे यहाँ पर साथ में, और अशफाकुल्ला खान, मतलब ये 4 लोगों को क्या है, फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। अब देखिए 43 में 15 को तो छोड़ दिया भाई, मतलब कोई सबूत नहीं था, बाकी में से 4 को क्या दे दिया गया, हैंग टू डेथ वाला जो फांसी की सज़ा दे दी गई। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान का नाम आ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनके साथ क्या हुआ, जैसे आपके थे एक क्या नाम था इनका, दैट इज़ द सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे, और सकिंदर बख्शी थे। ये कुछ लोगों को कहाँ भेज दिया गया, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार मतलब जिसे आप कहते हैं काला पानी की सज़ा, काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान के जो जेल है, सेलुलर जेल, वहाँ भेज दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ पर शामिल थे, बट चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप सभी को पता होगा कि वो जिंदा मतलब अलाइव जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में कभी नहीं आए। तो उन्होंने अपने आप को जो गोली मार ली, ठीक है, लास्ट बुलेट जो उनके पास बची थी उससे उन्होंने खुद को गोली मार ली, और वो डेट थी जिस दिन उन्होंने गोली मारी थी, दैट इज़ 27 फरवरी 1931, ठीक है। और कहाँ पर मारी थी, वो एक पार्क था, दैट इज़ अल्फ्रेड पार्क, उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क था। ये कहाँ पर, इलाहाबाद के अंदर ये इलाहाबाद दैट इज़ प्रयागराज के अंदर एक अल्फ्रेड पार्क है, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी पटकथा थी आपकी काकोरी ट्रेन केस की, ठीक है। तो अगर जो किसी ने भगत सिंह मूवी देखी हो तो उसमें आप इस पूरे इंसिडेंट्स को और अच्छे से देख के विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जो मूवीज़ बनती हैं अच्छी बनती हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, हमें मेमोराइज करने में हेल्प करती हैं, तो ऐसी मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस जो है बुक, ये किसने लिखी है, ये पूछा गया है। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो है ये बुक लिखी है C.R. दास, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ चित्तरंजन दास। और इनका जो निक नेम है चित्तरंजन दास का, वो है देशबंधु। देशबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, किसे, C.R. दास को, ठीक है। और इनका जन्म की बात करें, इनकी बर्थ जो डेट है पूछ लेते हैं कभी कभी, 5 नवंबर 1870 को इनका बर्थ होता है, दैट इज़ इन कोलकाता के अंदर इनका बर्थ होता है 5 नवंबर, ठीक है। और इन्होंने हेल्प किया था बेसिकली दादा भाई नौरोजी को, जब वो हाउस इन कॉमन के अंदर पहुँचे थे, दादा भाई नौरोजी उनके साथ में ये सहयोगी बनकर गए थे। और जो फॉरवर्ड बेसिकली एक न्यूज़पेपर भी इनके द्वारा चलाया गया था, उसका नाम था फॉरवर्ड नाम का जो न्यूज़पेपर है वो इनके द्वारा चलाया गया था, फॉरवर्ड। और बाद में इस फॉरवर्ड का नाम जो है बदल दिया गया था लिबर्टी, ठीक है। फॉरवर्ड और लिबर्टी नाम का जो न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा चलाया गया था, चित्तरंजन दास, C.R. दास, देशबंधु के द्वारा। और ये जो है इनका नाम जो है बेसिकली, अगर जो हम बात करें ये क्या बोलते हैं इसको, जो है आपका INC का जो सेशन हुआ था, सॉरी INC का सेशन गया का, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट बने थे ये, प्रेसिडेंट INC का गया का सेशन जो हुआ था, ये हुआ था 1922 के अंदर, उसके प्रेसिडेंट भी थे ये। और ये को फाउंडर रहे हैं स्वराज पार्टी के, जो स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी, उसके को फाउंडिंग मेंबर्स में भी एक है। और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, साथ में इनके कौन थे, मोतीलाल नेहरू जो थे वो भी इनके साथ में थे 1923 के अंदर, ठीक है। तो ये था। और इनकी मृत्यु जो है दैट इज़ इन 16 जून को हो जाती है, 16 जून 1925 को इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर, दार्जिलिंग के अंदर, ठीक है। तो C.R. दास इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देख सकते हैं आप, सत्यशोधक समाज जो है उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, ये पूछा गया है। तो सत्यशोधक समाज जो है, इसका मतलब होता है सत्यशोधक समाज का, दैट इज़ द ट्रूथ सीकर
सोसाइटी, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इसकी जो स्थापना है वो इस सोसाइटी की जो स्थापना है, बेसिकली फाउंडेशन है, वो हुई थी दैट इज़ इन 1873 को बाय द महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले के द्वारा। जिन्हें देखिए, महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले का मतलब इनको सिंपली ज्योतिबा फूले के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब पूरा नाम था इनका महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले, तो इनको शॉर्ट में ज्योतिबा फूले के नाम से इन्हें जाना जाता है। और कहाँ पर किया था इन्होंने? पुणे के अंदर, पुणे मतलब महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना करी थी, ठीक है। अब जो सत्यशोधक समाज बनाया इन्होंने, इसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया इन्होंने? इन्होंने बनाया था इसलिए ताकि वो एजुकेट कर सकें, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और इंक्रीज कर सकें, मतलब सोशल राइट्स को, मतलब जो सामाजिक अधिकार है लोगों के बीच में, ठीक है, जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, मतलब जो थोड़े से दबे कुचले लोग हैं, जो लोअर कास्ट के हैं, उनको जो जिनके ऊपर जो है मतलब जनरली एक क्या कहते हैं, नीची भाव से देखा जाता है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए इस बेसिकली सोसाइटी को बनाया गया था, जिसके अंदर जो लोग आते थे, मतलब जिनके बारे में इस सोसाइटी के अंदर या तो जो समाज के अंदर बात करी जाती थी, वो थी आपकी महिलाओं के बारे में यहाँ पर बात करी जाती थी, उनके उत्थान के बारे में, या फिर आपके जो शूद्र हैं, शूद्र, उनके बारे में, या दलित के बारे में, दलित, इन सबको अपलिफ्ट करने के बारे में यहाँ पर बात करी जाती थी। उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनको कैसे एजुकेट किया जाए, ठीक है। तो एजुकेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उनके थिंकिंग लेवल हर चीज़ में अपग्रेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो किसने शुरू किया था, क्या शुरू किया था इन्होंने? सत्यशोधक समाज को शुरू किया था, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन, सॉरी ये तो आगे चला गया, इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द बार बार आगे जा रहा है, ओके। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आईएनसी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, सॉरी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, श्रीमती एनी बेसेंट करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अब देखिए, आईएनसी की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 1885 में, ए.ओ. ह्यूम के बाद द्वारा होती है, ये भी हमने डिस्कस कर ली। और आईएनसी आपकी चलती है 1885 से लेके 1947 तक, ठीक है, तो मतलब इतने लंबा ड्यूरेशन यहाँ पर रहता है पूरा। अब यहाँ पर जो एनी बेसेंट जी हैं, तो ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की, या बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ पर? जब 32वां सेशन होता है, 32nd एडिशन या सेशन होता है, कहाँ पर ये सेशन होता है? दैट इज इन कलकत्ता, कोलकाता, या कोलकाता कह लीजिए इसे, कोलकाता के अंदर ये देखने को मिलता है। दैट इज इन 1917 के अंदर, 1917 के अंदर, ठीक है। और एनी बेसेंट जो है 1916 में आपकी होम रूल लीग से भी एसोसिएटेड है, इन द मद्रास में होम रूल लीग से भी संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर चलाया था, एनी बेसेंट ने, और उस न्यूज़पेपर का नाम था कॉमनवेल्थ नाम का एक न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया था, और 1914 के अंदर, ठीक है, 1914 में ये शुरू किया था इन्होंने। और एक इन्होंने अगर इनकी बात करें, होम रूल लीग की बात तो हो गई। फिर हम अगर जो बात करें कि पूरा सेशन के अंदर भी जो वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी, महिलाओं की कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएनसी की 1927 के अंदर, उसमें भी ये प्रेसिडेंट रही थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर जो हम सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू दैट इज़ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें हम जानते हैं। और ये सेकंड वुमेन जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट रही हैं। देखिए, वुमेन में तो ये हो गई एनी बेसेंट। अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन सी हैं जो आईएनसी के प्रेसिडेंट रही हैं, तो वो नाम आएगा आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जी जो है वो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही हैं, कब रही हैं? दैट इज़ इन कानपुर सेशन के अंदर, कानपुर सेशन दैट इज़ 1925 के अंदर ये सेशन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें, देखिए सरोजिनी नायडू जो है गवर्नर भी रह चुकी हैं कहाँ की? यूनाइटेड प्रोविंस की, मतलब आपका जो उत्तर प्रदेश है आज की डेट में, एक ज़माने में इसे कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस, तो वहाँ की ये क्या रह चुकी हैं? गवर्नर रह चुकी हैं, फर्स्ट वुमेन गवर्नर रह चुकी हैं इंडिया की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नाम है सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो ये तो
हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। एक और नाम आप ध्यान रखिएगा, थर्ड जो वुमेन, अगर जो पूछा जाए ना कि फर्स्ट वुमेन तो एनी बेसेंट हो गई, सेकंड हो गई सरोजिनी नायडू, और थर्ड वुमेन की बात करें जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रहे हैं, आईएनसी की प्रेसिडेंट, वो कौन है? दैट इज नीला नीला सेन गुप्ता। नीला सेन गुप्ता, ये नाम आपको ध्यान रखना है। नीला सेन गुप्ता जो है वो तीसरी महिला है जो आईएनसी की क्या रही हैं, प्रेसिडेंट रही हैं। और ये कब रही थी? दैट इज इन कलकत्ता सेशन के अंदर, इन 1933 के अंदर, 1933 के अंदर कलकत्ता सेशन जो था उसकी प्रेसिडेंट रही थी। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट का जो पहला सत्याग्रही है वो कौन है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का जो मूवमेंट था, इसका फर्स्ट सत्याग्रही जो थे वो थे आपके, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नहीं सॉरी, महात्मा गांधी ने चूज किया था एक्चुअली। चूजिंग किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने चूज किया था किसको? विनोबा विनोबा भावे को। विनोबा भावे को चूज किया था एज अ इंडिविजुअल या फर्स्ट सत्याग्रही। कब? दैट इज इन 17 ऑफ अक्टूबर 1940 को, 1940 के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट सत्याग्रही थे। और सेकंड सत्याग्रही कौन थे? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी को सेकंड सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। ठीक है, और थर्ड सत्याग्रही भी आपको पता होना चाहिए। थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मा दत्त। ठीक है, ब्रह्मा दत्त। ठीक है, तो ये तीन लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने इन तीन लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर फर्स्ट सत्याग्रही, सेकंड सत्याग्रही और थर्ड सत्याग्रही इस तरीके से इनको चूज किया था। अब ये क्या था बेसिकली, 1940 में क्या आया था? अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर को अपोज करने के लिए जो इंडिविजुअली कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही थी, उसके लिए ये देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। ज़्यादा नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर सेट में कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस को लेके आता हूँ मैं आपके लिए। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपको क्या करना है, आपके लिए बस वही छोटा सा काम, वीडियो देखते रहना है, पढ़ते रहना है, लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और शेयर करना है, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा के रखना है, ताकि कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।